Assalamu alaikum dear guys, here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today we are going to start our new chapter of surgery. Guys, सर्जरी को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जनरल सर्जरी और स्पेसिफिक सर्जरी। जनरल सर्जरी को आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे कि बंस की मैनेजमेंट हो गया, ATLS हो गया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह। लेकिन आज हम स्पेसिफिक सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक्यूट एब्डोमेन। बेसिकली मैं स्पेसिफिक सर्जरी के बारे में दो तीन बातें आपको बता दूं कि स्पेसिफिक सर्जरी में जो है वो दो ही चीज़ों पे बात तकरीबन ले दे के ख़त्म होती है, या तो एक्यूट एब्डोमेन मतलब पेट का दर्द, या फिर लंप जैसे नेक के हो गए, ब्रेस्ट के हो गए, इंग्वाइनो सिक्रोटल लंप्स वगैरह। तो ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एब्डोमेन को। इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि व्हेन समवन इज seriously or severely ill, sign and symptoms mainly belong to the abdomen। जब कोई बंदा शदीद बीमार हो और साइन और सिम्टम्स का ताल्लुक किस चीज़ से हो, एब्डोमेन से हो, पेट से हो, तो उसे कहेंगे एक्यूट एब्डोमेन। या फिर इस चीज़ को US असेंबली स्टेप 2CK में ऐसे डिफाइन किया गया है, एनी पेशेंट प्रेजेंट विद न्यू स्वेयर ऑनसेट एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस। कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसे शदीद अचानक से जो दर्द हुआ है पहले ना हो, और पेट में जो टेंडरनेस हो, टेंडरनेस आप समझते हैं कि स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पल्पेट करने पे, प्रेस करने पे पेशेंट को पेन फील होगा, तो इस चीज़ को कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन। अब एक्यूट एब्डोमेन आगे से दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब आप आम लफ्ज़ों में समझ लें पेट का दर्द, और शदीद किस्म का पेट का दर्द। वो मेडिकल भी हो सकता है, वो नॉन सर्जिकल या मेडिकल दोनों को एक ही चीज़ में डिस्कस किया जाता है, और सर्जिकल भी हो सकता है, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल वो ऐसा पेट का दर्द जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ जाए, और ऐसा पेट का दर्द जिसमें हमें सर्जरी ना करनी पड़े, मेडिसिन के जरिए ही बंदे को ठीक कर दें पेशेंट को, उसे कहते हैं नॉन सर्जिकल या मेडिकल एक्यूट एब्डोमेन। तो सर्जिकल एब्डोमेन में ये है कि आगे से दो जो है इसकी डिवीजन्स आ जाती हैं। एक होती है कि ऐसी कि जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी कि जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी से मुराद जो मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ होता है लेप्रोक्टमी। लेप्रोक्टमी होता है कि मिड लाइन इंसिजन दे दें, ये बेली है फॉर एग्जांपल, आपका मिड लाइन इंसिजन दे के पूरे पेट को आप खोल दें, उसे कहते हैं लेप्रोक्टमी, ठीक है। और ऐसे सर्जिकल जो है एक्यूट एब्डोमेन जिनमें लेप्रोक्टमी की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं दो तरह के, कॉलिक्स एंड लोकलाइज पेरिटोनाइटिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जो है लेप्रोक्टोमी की ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमने मिड लाइन इंसिजन देना होता है। रप्चर ऑफ द ऑर्गन्स, अगर बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन रप्चर हो गया है, जैसा कि स्प्लीन अगर रप्चर हो गई है, कोई बंदा जो है गाड़ी पे जा रहा है हाई स्पीड में, एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद जो है वो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा के बाद स्प्लीन रप्चर हो गया है। जब स्प्लीन रप्चर हो चुकी है तो जाहिर सी बात है अब हमें लेप्रोक्टोमी करनी पड़ेगी, मिड लाइन इंसिजन दे के पेट को खोलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसमें कहाँ पे हमें मतलब लेप्रोक्टोमी करनी पड़ती है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस में, मतलब आपकी पूरी पेरिटोनियम जो है वो इन्फ्लेम हो चुकी हो। अब पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन से मुराद ये है कि पूरी पेरिटोनियम इन्फ्लेम हो। अब पेरिटोनियम क्या होती है, बेसिकली ये एक थिन लेयर होती है स्मूथ टिश्यूज़ की, जो कि लाइन कर रही होती है एब्डोमिनो पेल्विक ऑर्गन्स को, एब्डोमेन से लेकर पेल्विक तक के ऑर्गन्स को ये लाइन कर रही होती है। पेरिटोनियम जो है वो दो तरह की होती है, पैरेटल भी होती है, विसरल भी होती है। पैरेटल जो है वो सुपरफिशियल को कहते हैं, विसरल जो कहते हैं वो डीप को कहते हैं। अब कोई भी ऑर्गन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये सही तो नहीं बल्कि बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये स्टमक है, अगर इसको पेरिटोनियम इंट्रा मतलब पेरिटोनियम इसको इस तरह लाइन किया होता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये जो जगह है कहीं ना कहीं से ये एक्सपोज होता है, ओपन होता है, मतलब ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं होता, बल्कि पेरिटोनियम की जो लेयर्स होती हैं उन्होंने एब्डोमेन को कवर किया होता है। खैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो सर्जिकल एब्डोमेन होता है उसमें जो है दो डिवीजन्स होती हैं, एक जगह पे लेप्रोक्टोमी की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी जगह पे नहीं पड़ती। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई ऑर्गन रप्चर हो जाए, जैसे स्प्लीन रप्चर हो जाए, GAT परफोरेशन हो जाए या यूट्राइन परफोरेशन हो जाए, उसके बाद जो लेप्रोक्टोमी जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती वो है कॉलिक्स में जो है रीनल कोलिक एंड गॉल ब्लैडर कोलिक। अगर कोई किडनी में जो है वो स्टोन है या कोलिक आ गया, पत्थर आ गया, तो उसके लिए हम पूरा पेट थोड़ी ना ओपन करेंगे, बल्कि किडनी के ऊपर जो स्पेस होगी वहाँ पे हम इंसिजन दे के वो निकाल लेंगे,
जबकि अगर गाल ब्लैडर या पित्ते में पथरी होगी है तो जाहिर सी बात है हम पूरा पेट तो ओपन नहीं करेंगे, जहाँ पे पित्ता मौजूद होता है जिस जगह पे, वहाँ पे इंसिजन दे के वहाँ पे हम निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो है वो लेप्रोटोमी नहीं करेंगे। और ये ज़्यादातर जो है आजकल तो जो कोलेक्स वगैरह होते हैं इनको बगैर ऑपरेट के ही मेंशन जो है वो ट्रीटमेंट इनका दिया जाता है, आजकल मेडिसिन वगैरह के ज़रिए ठीक किया जाता है, लेज़र थेरापी के ज़रिए भी ठीक कर लिया जाता है। अब दूसरी वो जगह जहाँ पे जो है हमें लेप्रोटोमी की ज़रूरत नहीं पड़ती वो है लोकलाइज पेरिटोनाइटिस, जैसे कि अपेंडिसाइटिस। अब लोकलाइज का मतलब होता है एक ही जगह पर, मखसूस जगह पर। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको पहले बताया कि एब्डोमिनो पेल्विक, एब्डोमेन से लेकर पेल्विक तक के तमाम इनको जो है इसने कवर किया होता है। तो जाहिर सी बात है पेरिटोनियम ने अपेंडिक्स को भी कवर किया होता है, तो अपेंडिक्स भी इसके अंदर आ जाती है। अब अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर सी बात है हम पूरा पेट तो नहीं खोलेंगे, बल्कि अपेंडिक्स हमें पता है कि कहाँ मौजूद होती है, राइट इलेक फोसा में। राइट इलेक फोसा में एक मैकबर्नी पॉइंट होता है, वहाँ पे हम इंसिजन देंगे और अपेंडिक्स को निकाल लेंगे। तो अब जो हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल या नॉन सर्जिकल काजेज ऑफ द एक्यूट एब्डोमेन, मतलब पेट का दर्द तो हो लेकिन उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो डिस्कस किया गया है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से मुराद ये है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इंफीरियर वाल एमआई, इसका जो पेन होता है वो एपिगेस्ट्रम के अंदर होता है। और उसके बाद जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, नमूनिया, तमाम किस्म के जो नमूनिया होते हैं वो राइट या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो पेन काज करते हैं। अपर क्वाड्रेंट से मुराद ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, यहाँ पे ये तमाम किस्म के नमूने जो है वो पेन काज करते हैं। हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल क्राइसिस से मुराद ये होता है कि जो शार्प किस्म का एक पेन होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, डिजीज़ के अंदर। उसके बाद ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो होते हैं ये बेसिकली कैंसर होते हैं। किस चीज़ के होती हैं, ब्लड सेल्स के, कैंसर्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के डिफरेंट कैंसर्स को ल्यूकीमियास कहते हैं। जब हम ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनमें जो है वो एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है, उनमें डीके, डायबिटिक केटो एसिडोसिस हो गया, यूरेमिया हो गया। यूरेमिया में यह होता है कि बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स का लेवल जो है वो बिल्डअप हो जाता है, हाई लेवल ऑफ टॉक्सिन्स हो जाता है। उसके बाद जो है वो जेनेटिक या फेमिलियल कंडीशंस में ये है कि फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर, ये होता है कि जेनेटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। इसमें शदीद किस्म का बुखार होता है और बुखार के साथ जो एक और प्रेजेंटेशन होती है वो एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, सीवियर इंटेंस किस्म का। उसके बाद एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, बेसिकली ये जो है वो हीम का डिसऑर्डर होता है। इसमें यह होता है कि एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो एंजाइम जिसने जो है वो इसका मेटाबॉलिज्म करना होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पोरफायरिया के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनकी तरह जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद टॉक्सिक जो मतलब काजेज हैं उनमें लेड पॉइजनिंग होती है, लेड एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गया। उसके बाद ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट, ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट ये एक तरह की स्पेशल तरह की मक्खी होती है जिसके अंदर विनोम होता है, जैसे सांप के अंदर जो जहर होता है इसके अंदर भी उस तरह का जहर होता है। ये भी एब्डोमेन में जो है वो काज कर सकता है स्वेयर एब्डोमिनल पेन। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एक्यूट एब्डोमेन के बारे में कि व्हेन समबॉडी प्रेजेंट्स विद स्वेयर ऑन न्यू ऑनसेट एब्डोमिनल पेन विद टेंडरनेस, उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एब्डोमेन कहेंगे। एक्यूट एब्डोमेन आगे से दो तरह में डिवाइड होता है, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में भी आगे दो डिवीजन्स होती हैं, जहाँ पे लेप्रोटोमी की ज़रूरत होती है और जहाँ पे लेप्रोटोमी की ज़रूरत नहीं होती। लेप्रोटोमी जो होती है वो मिड लाइन इंसिजन दिया जाता है पेट के अंदर, तो उसे कहते हैं लेप्रोटोमी, ठीक है। रिनल कोलेक्स और ब्लैडर कोलेक्स हो गए या लोकलाइज पेरिटोनाइटिस जैसे अपेंडिक्स वगैरह हो गया, वहाँ पे हमने लेप्रोटोमी नहीं करनी होती। और लेप्रोटोमी हमने दो कंडीशंस में करनी होती है, जहाँ पे ऑर्गन्स की रप्चर हो जाए या परफोरेशन हो जाए, या फिर जो जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पूरी आपकी पेरिटोनियम इन्फ्लेम हो जाए। उसके बाद जो दूसरी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर जो है वो मेडिकल कंडीशंस एक्यूट एब्डोमेन होता है, वहाँ पे जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, नमूनिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया हो गया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, जेनेटिक फेमिलियल होती हैं। उसके बाद जो टॉक्सिक में लेड पॉइजनिंग हो गया और ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट। और इसमें जो है वो एक दो और चीज़ें हैं, जो गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। और उसके बाद जो है इसमें और भी दो तीन कंडीशंस होती हैं जिनमें ये इशू हो सकता है, जैसे IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी का एक वेरिएंट होता है HSP,
हिनॉच, शॉनलिन, परपरा, उसमें परपर क्रैश भी होता है और एब्डोमिनल पेन भी होता है, उन चीज़ों में भी ये इशू हो सकता है। तो अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। अब पेशेंट हमारे पास आया है और वो कहता है कि जी मुझे पेट में दर्द है और शदीद किस्म का दर्द है। तो अब सर्जन या डॉक्टर से कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द की वजह है ये अपेंडिक्स है, ये कोलिसिस्टाइटिस है, ये कोलिडोकोलिथियासिस है, ये है क्या चीज़, ये कोलिंजाइटिस है। तो उस चीज़ के लिए जो है हमें मरीज से पूछेंगे कि भाई किस तरह पे, किस जगह पे पेन है। अगर वो दर्द रखता है यहाँ पे आपके मतलब जो है वो हाइपोगैस्ट्रियम के राइट साइड पे, उसे कहते हैं कि राइट इलिक फोसा। तो राइट इलिक फोसा में अगर वो हाथ रखेगा तो इसका मतलब ये है कि उसे अपेंडिसाइटिस हो सकती है अगर वो यंग मेल है। अगर वो यंग फीमेल है तो उसे हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो इस तरह से अब हम जो है वो क्वाड्रेंट्स देखेंगे कि एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। अब जो एब्डोमेन को जो है ना विर्चुअली 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एब्डोमेन इज विर्चुअली डिवाइडेड इनटू 9 क्वाड्रेंट्स। अब इसमें यह होता है कि जो मिड क्लेविकुलर लाइंस दो ली जाती हैं वर्टिकल, मिड क्लेविकुलर लाइन जो है ये आपकी क्लेविकल हुई है, ठीक है, इसके मिड से ऐसे लाइन लेंगे और मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक इसको फॉल कराएंगे। यहाँ से ली और मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक हमने फॉल कर दी। मिड क्लेविकुलर पॉइंट जो राइट साइड से ली और फिर मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे हमने फॉल कर दी, ठीक है। उसके बाद 2 ट्रांसवर्स लाइन लेनी होती है। एक आपने ट्रांसवर्स लाइन लेनी होती है इंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन ऑफ वन साइड टू द इंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन ऑफ अनदर साइड। ये नीचे वाली होती है। जो ऊपर वाली होती है वो टिप ऑफ 9th कोस्टल रिब ऑफ वन साइड टू द टिप ऑफ 9th कोस्टल रिब ऑफ अनदर साइड, ये आप लेते हैं, ठीक है। ये 9 तरह के डिब्बे बन जाते हैं। अब इन 9 तरह के जो डिब्बे होते हैं, अब इनको हमने मेडिकल की जुबान में क्वाड्रेंट्स कहते हैं और क्वाड्रेंट्स के फिर डिफरेंट नेम होते हैं आगे से, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे जो ऊपर होता है सेंट्रल एब्डोमिनल जो होता है उसे कहते हैं कि एपिगैस्ट्रियम, या फिर आप देसी जबान में ऐसे याद कर लें कि दरमियान में, सबसे दरमियान में क्या होती है अम्बलाइकस, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, नाफ कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट होगा उसे कहेंगे एपिगैस्ट्रियम और उसके नीचे वाले को कहेंगे हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। एपी का मतलब होता है ऊपान या ऊपर, गैस्ट्रियम जो है स्टमक से रिलेटेड होता है, और नीचे जो हाइपो मतलब नीचे, गैस्ट्रियम मतलब स्टमक होता है, ठीक है। अब अम्बलाइकस के ऊपर जो होगा उसे एपिगैस्ट्रियम कहेंगे, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम। अब एपिगैस्ट्रियम के इधर साइड पे जो होते हैं वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है। हाइपोकॉन्ड्रियोस का मतलब ये होता है कि मतलब हाइपो मतलब बिलो, कॉन्ड्रियोस मतलब ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन ये जो आप है ना, इसकी कार्टिलेज के नीचे जो एरिया स्टार्ट होता है इसे हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। अब राइट साइड का जो हाइपोकॉन्ड्रियम होगा उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे, जो लेफ्ट साइड का हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होगा उसे लेफ्ट साइड कहेंगे, ठीक है। एपिगैस्ट्रियम के राइट साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब अम्बलाइकस के इधर साइड पे होते हैं लंबर एरियाज, और लंबर एरियाज में क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं, ठीक है। अब अम्बलाइकस के राइट साइड पे जो है वो राइट लंबर होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंबर। बेसिकली यहाँ पे आपको अम्बलाइकल के हवाले से ये राइट लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये लेफ्ट है क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरीके से। लेकिन अब आप ऐसे देखें, मुझे देखें तो मेरी राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है। इस हवाले से हमने देखना है। और ये हाइपोगैस्ट्रियम में इसके इधर साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट इलेक्ट फोसा होता है और राइट साइड पे राइट इलेक्ट फोसा होता है। ये हो गए 9 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब 9 क्वाड्रेंट्स में जो है अब हमने देखना है अगर एपिगैस्ट्रियम में पेन हो तो भाई कौन कौन सी जगह में किस चीज़ में जो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अम्बलाइकल में पेन हो तो क्या इशू हो सकता है, अगर लेफ्ट लंबर में पेन हो तो क्या इशू हो सकता है, अगर हाइपोगैस्ट्रियम में पेन हो तो क्या हो सकता है, राइट इलेक्ट फोसा में पेन हो तो क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर राइट इलेक्ट फोसा में पेन होगा तो हम सोचेंगे कि इस बंदे में क्या है, अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है। अगर वो यंग मेल है, अगर वो यंग फीमेल है तो पहले हम सोचेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर वो बच्चा है 2 साल से कम उम्र है तो हम सोचेंगे माइकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहां से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन। अब एपिगैस्ट्रिक जो पेन है जगह है वो ये है, अम्बलाइकस से ऊपर वाले एरिया को एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब एपिगैस्ट्रिक एरिया में अगर पेन है तो क्या क्या बंदे को हो सकता है। इससे जो है वो मायोकार्ड, अब जो है ना इसमें मैंने आपको पहले बताया
कि मेडिकल एक्यूट एब्डोमेन भी होते हैं या जिसे नॉन सर्जिकल कहते हैं, और सर्जिकल भी होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, रप्चर्ड इसोफेगस या जिसे बोर हीप सिंड्रोम कहते हैं। अगर कोई बंदा आया और उसने कहा कि मुझे यहाँ पे दर्द है, अब उसको तो नहीं पता ना कि इसको एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं, डॉक्टर को पता है कि इस एरिया को क्या कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक एरिया। अब डॉक्टर ये सोचेगा कि यार इस बंदे को हो सकता है एमआई हो, यानी इन्फीरियर वाल एमआई अगर हो तो पेन यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है। डॉक्टर कहेगा यार हो सकता है इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो, डॉक्टर सोचेगा कि हो सकता है इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो, या वो ये भी सोच सकता है कि हो सकता है इसको जो है वो इसकी इसोफेगस है वो परफोरेट कर चुकी है, रप्चर हो चुकी है। तो अब इस कंडीशन में यह है कि एक अच्छा डॉक्टर है उसने पहले मेडिकल कंडीशंस को जो है वो रूल आउट करना है। अगर वो सर्जन है तो उसे चाहिए कि अगर वो सस्पेक्ट करे कि इस बंदे में एमआई है तो वो ईसीजी करा ले, उसमें क्लियर हो जाएगा कि इंफीरियर वाल एमआई है या नहीं है। अगर वो सोच रहा है कि इस बंदे में गैस्ट्रिक अल्सर है तो एच पैलोरी वगैरह का टेस्ट वगैरह करा ले। अब हमें पता है कि स्टमक के बैक साइड पे चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड पड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि पेंक्रियाज। अब वो अगर उसे शक है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है तो अमाइलेज लैपेज के टेस्ट वगैरह करा ले। अगर वो सोच रहा है कि हो सकता है इसकी जो है वो इसोफिगस रप्चर हो चुकी है जिसे बोर हीप सिंड्रोम कहते हैं तो वो सीटी एब्डोमेन या सीटी चेस्ट करा ले। अब ये जो है वो एमआई हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। लेकिन एक जो ये कंडीशन आ रही है बोर हीप सिंड्रोम या जिसे क्या कहते हैं कि रप्चर्ड या परफोरेटेड इसोफिगस, इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो रप्चर्ड इसोफिगस है ना, आल्सो कॉल्ड एज बोर हीप सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द रिकरेंट वोमिटिंग हेमाटोमेसिस commonly present with the retrosternal and epigastric pain. Mostly times it is in alcohol and old age persons. अब ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आपको समझ नहीं आई होंगी, अब इसको मैं समझाता हूँ। रप्चर्ड इसोफिगस या बोर हीप सिंड्रोम का मतलब यह है कि ये ज़्यादातर अल्कोहलिक्स में होती है, और दूसरी बात ये होगी कि क्वेश्चन में वो लिखेंगे कि अल्कोहलिक है, और दूसरी बात वो ये लिखेंगे कि वो ओल्ड एज है। अब अल्कोहल का क्या जो है वो इसके साथ लेना देना है बोर हीप सिंड्रोम के साथ। अल्कोहलिक्स में बेसिकली होता यह है कि पीने पिलाने के बाद अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड वोमिटिंग होती है। अब रिपीटेड वोमिटिंग होने के बाद जो इंट्रा एसोफिजियल प्रेशर होता है वो बढ़ चुका होता है, बढ़ने की वजह से एसोफिगस जो है वो रप्चर हो जाती है। और ओल्ड एज का क्या ताल्लुक है, ओल्ड एज का ये ताल्लुक है कि ओल्ड एज में वैसे भी जो फाइबर टिश्यू होता है एसोफिगस को उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी होती है, और ऊपर से रिपीटेड वोमिटिंग भी होती है, तो उसकी एसोफिगस जो है रप्चर हो जाती है। जब एसोफिगस रप्चर होती है या परफोरेट होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और पेशेंट जो होता है वो शॉक की कंडीशन में चला जाता है। शॉक आप समझते हैं कि हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया, यानी ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा, जैसे 90/60 होगा या 80/50 होगा, और टैकीकार्डिया चल रहा होगा, दिल जो बहुत तेज़ी से धड़की जा रहा होगा। हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया, उस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, शॉक। अब इसे शॉक कहेंगे, और उसके बाद जो है हम करेंगे उसका एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो वो शॉक की कंडीशन में होगा, और नेक और चेस्ट पे जो है उसके क्रेपिटस बने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम नोज़ या माउथ के ज़रिए से एयर जो इनहेल कर रहे हैं या तो वो हमारे लंग्स में जा रही है या फिर जीआईटी में जा रही है। अब अगर इसोफिगस जो रप्चर हो चुकी होगी तो जाहिर सी बात है वो पूरी हवा जो है वो फैलेगी, जिससे नेक और चेस्ट में जो है वो क्रेपिटस वगैरह बनेंगे, और इस चीज़ को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा। ये चीज़ क्या कहलाएगी, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा। अब जो है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इसकी वो कराएंगे इन्वेस्टिगेशन चेस्ट, या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इसकी एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है। ये चेस्ट मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसोफिगस के होते हैं बेसिकली 3 हिस्से। ये नेक में, एक हिस्सा इसका नेक में होता है, एक चेस्ट में होता है, और एक होता है एब्डोमेन में। तो अगर ये चेस्ट में जो है वो रप्चर हुई है तो हम जो है वो सीटी चेस्ट करवाएंगे, और एब्डोमेन में हुई है तो सीटी एब्डोमेन करवाएंगे। तो इन चीज़ में हमें क्लियर होगा कि ये मसला जो है चेस्ट में आया है या ये मसला आया है एब्डोमेन में। और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो हमने करा ली। अब अगर आपके पास इमरजेंसी में लैंड की है पेशेंट, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो सबसे पहले आपने उसकी करनी है क्या चीज़, रिससिटेशन। रिससिटेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अब हमने कहा कि उस बंदे में जो इसोफिजियल परफोरेशन हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जो वोमिटिंग हो रही है उसमें हेमेटोमेसिस भी हुई है, मतलब ब्लड भी लॉस हुआ है, अपर जीआई ब्लीडिंग भी हुई है। तो हम उसकी जो एबीसी में जो है सर्कुलेशन को ज़्यादातर देखेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे,
और जो है वो हम एनोट्रोपिक एजेंट्स देंगे, क्योंकि वो शॉक के कंडीशन में है, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो क्रूशियल ऑर्गन्स को पहुंच सके। और रिससिटेशन करने के बाद, क्योंकि ये अब काम जो है वो आप ऑपरेशन कर तो सकते नहीं उस वक्त इमरजेंसी में, तो आप यू विल नीड टू कॉल द थोरेसिक सर्जन, ही विल कम एंड ही विल मैनेज द पेशेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हम अब दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, पहले हमने एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस उनको देखा था। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन के इधर साइड पे जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी होता है और लेफ्ट भी होता है। तो पहले हम डिस्कस करने लगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर पेन हो तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं एक इंसान में, या एक डॉक्टर को कौन सी कंडीशन सोचनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो बता रहा है कि पेन है उसको यहाँ पर, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो आप सोच सकते हैं कि उस बंदे को है राइट बेसल नमूनिया। राइट बेसल नमूनिया इस लिहाज से कि आपके जो लंग्स है ना, जो राइट लंग है उसकी बेसिस फॉल कर रही होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। अब अगर कोई पेशेंट आपके साथ आ रहा है, उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, प्रोडक्टिव कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और आप अगर जो है वो नमूनिया की तरफ नहीं सोच रहे, राइट बेसल नमूनिया की तरफ, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज आल्सो राइट बेसल नमूनिया। अब उसके बाद जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में चीजें पाई क्या क्या जाती हैं, पहले ये हम देखें। लीवर होता है और उसके बाद जो है वो गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये दो चीजें हैं। अगर राइट बेसल नमूनिया नहीं है तो जो पेन होगा जाहिर सी बात है वो या लीवर में कोई मसला होगा उसकी वजह से होगा, या फिर गॉल ब्लैडर होगा उसकी वजह से कोई मसला होगा। ठीक है, अब हेपेटाइटिस, अगर लीवर है तो हमें कौन सी कंडीशन सोचनी चाहिए, हेपेटाइटिस की वजह से भी जो है वो पेन होता है, और उसमें जो है जॉन्डिस वगैरह में मिलेगी, नोजिया मिलेगी, वॉमिटिंग मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद लीवर एब्सेस हो सकती है। लीवर एब्सेस में जो है वो पेन तो माइल्ड सा होता है, पेन इतना शदीद नहीं होता, लेकिन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ना। तो लीवर एब्सेस जो है वो मुख्तलिफ तरह की होती है, वो बैक्टीरियल भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, और उसके बाद जो है अमीबिक भी होती है। अमीबा में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, और जो पैरासिटिक होती है उसमें काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस होता है जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली हो सकती है लीवर में। एक तो हेपेटाइटिस हो सकती है, लीवर एब्सेस, और कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली मतलब पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लीवर। बार बार हम ये पढ़ चुके हैं किस चीज का फीचर है, ये राइट हार्ट फेलियर का फीचर होता है। यानी कि राइट हार्ट फेलियर होगा तो भी कहाँ पेन हो सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। ठीक है, हमने लंग्स की बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया, लीवर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर सादा लफ्जों में से क्या कहा जाता है, पित्ता। ये बेसिकली क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ द बाइल। लीवर से जो बाइल बन के आता है, और रिजर्वायर स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अगर गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन होगा तो उसे क्या कहेंगे, कोलीलिथियसिस। लिथियसिस का जो वर्ड होता है बेसिकली ये यूज होता है स्टोन के लिए। जहां भी लिथियसिस वर्ड होगा आपने स्टोन सोचना है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या हो चुका होता है, एडिमेटस हो चुका होता है, इन्फ्लेम हो चुका होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपका जो गॉल ब्लैडर होगा वो इन्फ्लेम होगा तो उसमें स्टोन मौजूद होगा, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब स्टोन मौजूद होगा गॉल ब्लैडर में तो वो इन्फ्लेम होगा। तो समझने वाली बात यह है कि कोलिसिस्टाइटिस कैन बी ए कैलकुलस, यानी जो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है वो बगैर स्टोन के भी हो सकती है। और उसके बाद क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में ये होता है कि गॉल ब्लैडर की अट्रोफी हो चुकी होती है, वो श्रिंकन हो चुका होता है, फाइब्रोस हो चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद जो टर्म है कोलिडोकोलिथियसिस। कोलिडोकोलिथियसिस का ये मतलब होता है, लिथियसिस मैंने आपको बताया था टर्म होती है किस चीज के लिए, स्टोन के लिए, और ये आइटस यहाँ भी होगा, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, जो लिथियसिस मतलब कोलिडोकोलिथियसिस। कॉमन बाइल डक्ट में जो है अगर वो स्टोन होगा तो उसे क्या कहेंगे, कोलिडोकोलिथियसिस। कॉमन बाइल डक्ट क्या चीज होती है ये मैं आपको ना पिक्चर बना के समझाता हूँ। और एक्यूट कोलिंजाइटिस, एक्यूट कोलिंजाइटिस होती है बेसिकली इन्फ्लेमेशन होगा कॉमन बाइल डक्ट। अगर कॉमन बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन होगी तो उस चीज को क्या कहेंगे हम, कोलिंजाइटिस। आइटस का वर्ड मैंने आपको पहले बताया इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। अगर कॉमन बाइल डक्ट में जो है वो स्टोन होगा उसे क्या कहते हैं,
लिथियसिस कहते हैं। तो गाइस ये ऊपर वाला जो एरिया मैं इसे ना इरेज करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर बेसिकली जो है ना वो ड्रॉ करूँगा आपको समझाने के लिए कि मतलब बाइल डक्ट वगैरह के बारे में और कॉमन बाइल डक्ट। आप ऐसे समझ लें कि ये फॉर एग्जांपल पित्ता बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट आ रही है, ठीक है। ये आगे फॉर एग्जांपल आप समझ लें, मतलब मैं ठीक तो नहीं बना रहा आप समझने के लिए, या राइट और लेफ्ट हिपाटिक वेन, ठीक है, हिपाटिक जो आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ रही है और ये आपस में अब मिलेंगी तो यहाँ से क्या निकलेगी कॉमन हिपाटिक वेन, ठीक है, कॉमन हिपाटिक डक्ट, कॉमन हिपाटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपाटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट ये आपस में मिलेंगी, मिल गई, ठीक है। अब इनके बाद एक कॉमन जो डक्ट आगे आ रही है इसको क्या कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बनाई तो मैंने रफ सी है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में से जो निकल के आ रही है डक्ट उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट और लीवर में से दो आ रही हैं, ये जो है वो राइट होगी और ये होगी लेफ्ट, मिलके क्या बना रही है कॉमन हिपाटिक डक्ट। अब जो कॉमन हिपाटिक डक्ट मिलेगी और जो है वो बाइल डक्ट मिलेगी, ये कॉमन हिपाटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, तो इनका नतीजा क्या निकलेगा कॉमन बाइल डक्ट का। अब ये कॉमन बाइल डक्ट में जो है अगर ये होगा यहाँ पे स्टोन तो इसे कहेंगे डोकोलिथियसिस। अगर स्टोन नहीं है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो इसे एक्यूट कोलिंजाइटिस कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आ रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बाद हम आ रहे हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। जैसे हमने देखा कि जो बेसेस हैं लंग्स की वो आ रही हैं कहाँ पे इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, उसी तरह के लेफ्ट लंग की जो बेस आ रही होगी वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो यहाँ पे भी नमूनिया हो सकता है। इसका जो मैकेनिज्म है मैं आपको वहां पे समझा चुका हूँ, सिर्फ लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जैसे हमने देखा कि लीवर पाया जाता है और क्या होता है गॉल ब्लैडर होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट पाया जाता है वो क्या होता है स्प्लीन, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसे क्या कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। अब यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो स्प्लीन का इन्फेक्शन हो जाए यानी उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह जो है रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए या बिल्कुल ना हो, या फिर उसमें जो रप्चर हो जाए। स्प्लीन इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा रेयर है, नहीं होता। ये किन में होता है, चंद एक कंडीशन में होता है जैसे सिकल सेल एनीमिया, और ये बच्चों में होता है। ये जो क्वेश्चन में जो चीजें मौजूद होंगी, एक तो वो क्या होगा कि किड होगा या चाइल्ड होगा, और वो सिकल सेल जो उसमें एनीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक हो गया, एससी के सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है बेसिकली, जो सिकलर्स होते हैं उनमें जो आरबीसी होता है वो एक्ट करने लग जाता है एज ए प्रेडिक्ट। आमतौर में आरबीसी का ये काम नहीं होता कि वो जो है वो रिसेप्टर शो कर दे वेसल वॉल के साथ बाइंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आरबीसी होता है वो एक्ट करने स्टार्ट हो जाता है एज ए प्लेट, यानी कि ये रिसेप्टर शो कर देता है किस चीज़ के लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ ब्लड वेसल। मतलब जब रिसेप्टर शो करेगा कि ब्लड वेसल इससे अटैच होगी तो ये ब्लॉकेज काज कर देगा ब्लड वेसल्स की, और जो ब्लड है वो स्प्लीन तक नहीं पहुंच सकेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑटो स्प्लीनेक्टमी। मतलब एक तो होता है ना स्प्लीनेक्टमी जो है वो सर्जिकल होती है, सर्जरी करके स्प्लीन को निकाला जाता है। यहाँ पे जो है वो सिकलर्स अपनी स्प्लीन खुद ब खुद ही उड़ा देते हैं, इसे ऑटो स्प्लीनेक्टमी कहते हैं। अब स्प्लीनिक रप्चर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, जब ब्लंट एब्डोमिनल ड्रामा होता है, ट्रामा होने के बाद जो है आपकी स्प्लीन रप्चर हो चुकी होती है। अब ऐसा पेशेंट जब आपके पास आएगा तो उसमें बेसिकली वो कोलैप्स कंडीशन में होगा या शॉक में होगा। शॉक आप समझते हैं कि जो है वो बेसिकली टैकीकार्डिक होगा और हाइपोटेंसिव होगा, यानी टैकीकार्डिया उसकी जो पल्स होगी वो बड़ी होगी और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप किया होगा, श्रंकन आइज होगी, कोल्ड स्किन होगी और उसका यूरिन आउटपुट जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा विदाउट एनी ओबीवियस ब्लड लॉस। इससे मुराद ये है कि जब हम पेशेंट को देखेंगे वो टैकीकार्डिक होगा, हाइपोटेंसिव होगा, यानी शॉक में है। इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। लेकिन जब हम पेशेंट को देखेंगे तो हमें ओबीवियस कोई ब्लड लॉस नजर नहीं आएगा, यानी बाहर से कोई भी उसे खून खराबा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो ब्लीडिंग है वो इंट्रा एब्डोमिनल हो चुकी है,
उसे इंट्रापेरिटोनियल जो ब्लीडिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है। और वो जो है कंफर्म होगी किस चीज़ पे, जब हम जो है वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे एब्डोमेन का, तो पूरी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो ब्लड से भरी होगी। तो इस वजह से जो है वो जब इमरजेंसी में लैंड करेगा तो इन्वेस्टिगेशन में हम जो है वो उसकी कराएंगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जो कंफर्म कर देगा एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ज़्यादा ब्लड है, यानी वो रप्चर हो चुकी है। और जब ट्रीटमेंट में है इसकी रिससिटेशन करेंगे, और जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस होगा वो स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि सर जो है अगर स्प्लीन रप्चर हो चुकी है तो उसे इंसिजन दे के आप दोबारा रिपेयर कर दें, जैसे जीआईटी परफोरेशन में होता है, यूट्राइन परफोरेशन में जो इंसिजन दे के हम उसको दोबारा से जो वो रिपेयर कर लेते हैं। तो उसका आंसर यह है कि इसमें स्प्लीनेक्टमी प्रोसीजर ऑफ चॉइस होगा, रिपेयर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि स्प्लीन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा ऑर्गन होता है, नेचर ने इसे 9th to 11th रेप के दरमियान जो है वो इसे जो है ना हिफाजत प्रोवाइड की होती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऑर्गन होता है, और लोडेड विद द ब्लड होता है। तो अब रिपेयर करने के लिए जहां भी इंसिजन दोगे दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी इंसिजन यहाँ टिक ही नहीं पाता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टमी कर देंगे, मतलब ऑपरेट करके स्प्लीन को निकाल देंगे। अब जब स्प्लीन एक बॉडी में से निकल जाएगी तो वो बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। तो स्प्लीन का काम ये होता है कि ये ना कैप्सुलर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको बाहर निकालता है, एक प्रोसेस होता है ऑप्सोनाइजेशन, उसके जरिए। अब स्प्लीन होगा नहीं तो कैप्सुलर बैक्टीरिया कौन से हैं, 3 किस्म के होते हैं, मेनिंजोकोकल हो गया, निमोकोकल हो गया, एच इन्फ्लुएंजा। तो पोस्ट स्प्लीनेक्टमी यानी स्प्लीनेक्टमी के बाद जो 3 वैक्सीन कंपलसरी आपने पेशेंट को देनी होती हैं, वो कौन सी होती हैं, मेनिंजोकोकल, निमोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा। ये इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि स्प्लीन है नहीं, ये कैप्सुलर बैक्टीरिया को निकालने का जरिया होता है वाहिद जो इंसानी बॉडी में है नहीं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि अगर निमोकोकस आ जाए तो निमोकोकल नमूनिया हो जाए, और अगर मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया आ जाए तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाए, और एच इन्फ्लुएंजा जो है वो भी इश्यूज काज कर सकता है। तो इस वजह से हमें ये 3 वैक्सीन लाजमी देनी पड़ती हैं, ठीक है। और जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल या सेंट्रल एब्डोमिनल रीजन भी इसको कहा जाता है। अब अगर अम्बिलिकस या सेंट्रल एब्डोमिनल रीजन में जो पेन होगा तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए, या डॉक्टर को क्या क्या सोचना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि इस पेशेंट में जो है वो अर्ली अपेंडिसाइटिस हो सकती है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जल्द ही, वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये होता है कि पेन पहले 3 घंटों में जो होता है वो अम्बिलिकल रीजन में होता है, उसके बाद वो शिफ्ट होता है कहाँ पे, रेडियल फोसा में। तो अर्ली अपेंडिसाइटिस 1 से 3 आवर के दरमियान जो पेन वो अम्बिलिकल में होता है, ये हमें सोचना चाहिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास दूसरे नंबर पे है वह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और पीएमसी एनएलई वालों को ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो बेसिकली होती है वो इंटेस्टाइन में जो है वो स्टमक वाइडिस पार्ट होता है वहाँ पे नहीं हो सकती, लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पे भी नहीं हो सकती क्योंकि ल्यूमन उनके बड़े बड़े होते हैं। और वाहिद वो जगह जहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो जिजनम और इलियम में होती है, ठीक है, क्योंकि उनका ल्यूमन का साइज बहुत ही ज़्यादा कम होता है, डायमीटर बहुत ही कम होता है। उसके बाद जो ड्यूटेरियन अल्सर है उसका पेन भी अम्बिलिकल रीजन में हो सकता है, ठीक है। अब जो है वो मेजेंटेरिक इन्फॉक्शन, मेजेंटेरिक इन्फॉक्शन में ये होता है कि मतलब ब्लड सप्लाई कम होती है तो इन्फॉक्शन होता है, और उसका पेन भी अम्बिलिकल रीजन में होता है। और एंड में जो कंडीशन देखने वाली है वो है एओर्टिक एब्डोमिनल एनुरिज्म। अब एओर्टा जो है वो एब्डोमेन से गुजर रहा होता है, और जब वहाँ पे एनुरिज्म होता है बेसिकली डायलेटेशन ऑफ ए ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, ठीक है, तो उसका पेन जो भी हमें एब्डोमेन में मिलेगा। और कौन सी एब्डोमेन में, कौन सी जगह पर, वो सेंट्रल एब्डोमेन में, और उसे क्या कहते हैं बेसिकली सेंट्रल एब्डोमिनल में जो है वो अम्बिलिकल रीजन में मिलेगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन राइट एंड लेफ्ट लंबर। अब लंबर एरियाज में बेसिकली जो है किडनीज पाई जाती हैं। अब जो भी इशू होगा वो जो है वो किडनी से रिलेटेड ही होगा। अब किडनीज में क्या हो सकते हैं कि कॉलिक्स हो सकते हैं यानी स्टोन्स, नेफ्रोलिथियासिस हो गया। अब राइट या लेफ्ट किस्म की जो किडनी है वहाँ पे क्या होंगे, स्टोन ही होंगे। अब स्टोन जो है ना किडनी में अगर ऊपर नीचे पड़ा हो तो वो कोई इश्यू काज नहीं करता, दर्द जो है उससे नहीं होता। मसला तब पैदा होता है, ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल ये जो है आपकी किडनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब स्टोन यहाँ है, यहाँ है, कोई मसला नहीं, सिम्टोमेटिक नहीं होगा, मतलब पेन वगैरह काज नहीं करेगा। पेन उस वक्त होता है जब ये रीनल पेल्विस में फंसता है। रीनल पेल्विस वो जगह होती है जहाँ पे यूरेटर बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आएगा ना, इस जगह पे रीनल पेल्विस में, तो फिर ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, मतलब यूरिन जो है उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन ये काज करेगा तब जो यहाँ पे है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेन होगी। तो नेफ्रोलिथेसिस और यूटीआई मतलब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, उसे क्या कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। और इन्फ्लेमेशन उस वक्त ही होती है कि जब जो है वो यहाँ पे स्टोन फंसता है रीनल पेल्विस में, ठीक है। और उसके बाद रीनल एब्सेस, जब ये फंसता है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्टोन यहाँ पे फंसता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को, और वहाँ पे जो एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू। कितने मिनट की बनी शाह जी? 15 मिनट। Now we are going to discuss about differential diagnosis of pain in right iliac fossa. अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास आता है, आप डॉक्टर हो या सर्जन हो, और वो बताता है कि आपको यहाँ पर पेन है यानी राइट iliac fossa में, तो एक डॉक्टर को क्या सोचना चाहिए? बेसिकली अगर वो यंग अडल्ट मेल आ रहा है आपके पास और राइट iliac fossa में पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो सबसे जो टॉप डिफरेंशियल आपको सोचना चाहिए एज ए सर्जन या डॉक्टर, वो अपेंडिसाइटिस सोचना चाहिए, ठीक है। तो किताबों में ये लिखा है कि टेंडरनेस इन मेल इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस एंड प्रोन अदरवाइज। कोई मेल आपके पास आया है यंग अडल्ट और उसके राइट iliac fossa में टेंडरनेस है। टेंडरनेस आप समझते हैं कि जब वो एरिया जो इन्फ्लेम होता है और उसमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, उसको प्रेस करते हो, परपेट करते हो तो उसे दर्द महसूस होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस इन अ मेल इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस एंड प्रोन अदरवाइज, ठीक है। और अगर आपके पास कोई मेल फीमेल आ गई है जिसमें राइट iliac fossa में जो है वो पेन है, तो फिर आपका जो टॉप डिफरेंशियल डायग्नोज होना चाहिए वो अपेंडिसाइटिस नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बारे में ये कहा जाता है कि एनी यंग फीमेल विद एब्डोमिनल पेन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंटिल प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि iliac fossa में जो है वो कुछ फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक के जो पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि ओवरीज हो गया और फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह हो गया, ठीक है। और अगर कोई आपके पास बच्चा आया है जिसकी उम्र जो है 2 साल से कम है और उसके पेरेंट्स उसको ले आए हैं आपके पास, ठीक है, तो उसके अगर राइट iliac fossa में पेन है, उसको ऐसे पीडियाट्रिशियन देखता है कि या तो बच्चा रो रहा होता है, रोते वक्त अपनी टांगे ना ऐसे ऊपर एब्डोमेन के साथ जोड़ लेता है, ऊपर ऐसे उठा के मरोड़ लेता है, तो उसे आइडिया हो जाता है कि इसे जो है वो पेन हो रहा है राइट iliac fossa में। तो और उसकी एज 2 साल से कम है, तो उसमें आपने अपेंडिसाइटिस नहीं सोचनी, उसे आपने सोचना है माइकल्स डाइवर्टिकुलम। माइकल डाइवर्टिकुलम ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये आउटपॉचिंग होती है, और इसकी शेप जो होती है कोन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 3 जो आपके टॉप डिफरेंशियल डायग्नोज होने चाहिए पेन इन राइट iliac fossa के बारे में, वो यही होने चाहिए। अगर मेल आ रहे हैं यंग अडल्ट, सबसे टॉप डिफरेंशियल जो आपने सोचना चाहिए और पेपर में भी आपने टिक करना है वो अपेंडिसाइटिस का। अगर वो फीमेल आ रही है तो आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोचना है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पेपर में तो आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी टिक कर देना है। अगर जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर एज ए डॉक्टर डील कर रहे हैं तो उसका बीटा एचसीजी आपने टेस्ट करवाना है। अगर बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। अगर बीटा एचसीजी है नेगेटिव तो फिर आपने जो है वो अपेंडिसाइटिस का डायग्नोज कंफर्म कर देना। बच्चे में माइकल डाइवर्टिकुलम, अब जो रेयर डायग्नोसिस हो सकते हैं इनके अलावा, एग्जाम में मोस्टली इन तीनों पर ही ले दे होती है, दूसरे नहीं आते, लेकिन हमने तो डिस्कस करना ही है। दूसरे जो हो सकते हैं वो टीबी ऑफ द इंटेस्टाइन हो सकती है, क्रॉन्स डिजीज होती है, और ये दोनों जो है बेसिकली टर्मिनल इलियम को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। टीबी ऑफ द इंटेस्टाइन एंड क्रॉन्स डिजीज ये टर्मिनल इलियम को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और इसका जो पेन होता है ये भी राइट iliac fossa में होता है। उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये एक ब्रॉड टर्म होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी जो पेल्विस में पेल्विक एरियाज में, फीमेल के पेल्विक एरियाज में जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है उन सब में, उनको कलेक्टिवली कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पीएडी में ओफ्राइटिस हो सकता है और साल्पिंजाइटिस। ओफ्राइटिस से मुराद है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज, साल्पिंजाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है। इनको कलेक्टिवली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं।
अब जो है जो यूरिटर्स होते हैं बेसिकली किडनी से निकलते हैं और ब्लैडर में आते हैं, वो अपने रास्ते में जो है वो इलेक्ट फोसा से गुजर रहे होते हैं। और राइट इलेक्ट फोसा जो राइट यूरिटर होगा बेसिकली राइट इलेक्ट फोसा से गुजर रहा होगा। अगर यूरिटर में वहाँ पे कोई स्टोन बन जाता है तो उसे यूरिटेरिक स्टोन कहेंगे। और उस यूरिटर में जो है वो अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे यूरिट्राइटिस कहेंगे। यूटीआई ऑफ द यूरिटर यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन या अगर यूरिटर में हो गया है तो उसे एक्यूट यूरिट्राइटिस कहेंगे। अब जो दूसरे हैं मतलब रेयर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पेन इन राइट इलेक्ट फोसा के, उनमें वन ऑफ देम जो है वो है जनाब वो है ट्यूबियो ओवेरियन एब्सेस, ठीक है। उसके बाद जो है वो सोस एब्सेस, वो भी राइट इलेक्ट फोसा में जो पेन कर सकते हैं। सोस एब्सेस वैसे होता क्या है, इसे दूसरा नाम जो है पॉट्स डिजीज दिया जाता है। और जो पॉट्स डिजीज होती है बेसिकली वो क्या होती है कि टीबी ऑफ द इंटेस्टाइन होती है, सॉरी टीबी ऑफ द इसे कहते हैं स्पाइन, इंटेस्टाइन स्पाइन। और इसकी वजह से जो है वो जो एब्सेस बहती हुई आ सकती है कहाँ तक, इलेक्ट फोसास तक, ठीक है। और उसके बाद जो हर्नियाज होती हैं उनका जो पेन होता है वो उस वक्त होता है जब वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हर्नियाज अगर ऐसे मौजूद हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वो कभी भी पेन नहीं करेंगी। फिमोरल और इनगोइनल हर्निया होगी। कॉम्प्लिकेशन इनकी कैसे होती है, या तो जो है वो ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाए, या फिर जो आर्टरी है उनमें स्ट्रैंगुलेशन वगैरह आ जाए, यानी उनमें जो है वो इस्कीमिया हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई ना हो, या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशन। और उस फिर जब वो पेन काज करेंगी तो राइट इलेक्ट फोसा में आएगा, ठीक है। तो राइट इलेक्ट फोसा में अगर पेन है तो उसके टॉप डिफरेंशियल 3 ही होते हैं। मेल में आपने अपेंडिसाइटिस सोचना है, फीमेल में आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और बच्चा है 2 साल से कम उम्र है तो उसमें आपने सोचना है मेकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। मेकल्स डायवर्टिकुलम को आगे भी डिटेल में भी देखते हैं। और उसके बाद पेन इन द लेफ्ट इलेक्ट फोसा, राइट इलेक्ट फोसा के बाद जो लेफ्ट इलेक्ट फोसा है अगर उसमें पेन हो रही है तो आपका टॉप डिफरेंशियल जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। अब मेकल डायवर्टिकुलम और एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो मेकल डायवर्टिकुलम है वो मैंने आपको बताया बच्चे में होता है, कंजेनिटल होता है 2 साल से कम उम्र में। लेकिन एक्यूट डायवर्टिकुलास जो होते हैं डायवर्टिकुलाइटिस ये होता है ओल्ड एज, यानी 50 साल से ज़्यादा जो पेशेंट हो चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर उसमें जो है वो डायवर्टिकुलास बन रहे होते हैं कोलोन के अंदर, और ये होता है एक्वायर्ड, ठीक है। एज 50 साल से ज़्यादा होगी, मेल और फीमेल दोनों में होगी, और जो कोलोन में जो है वो डायवर्टिकुलास बन रहे होंगे। ये मेन डिफरेंस होता है। वो बच्चे में होता है 2 साल से कम उम्र एज होती है, ठीक है, उसे डायवर्टिकुलम कहते हैं मेकल्स। और एक्यूट डायवर्टिकुलास इसमें एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा होती है, ये होता है कंजेनिटल, और मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आप सोच सकते हैं फीमेल्स में, मेल में नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्लोपेंटीज और ओवरीज जो है वो लेफ्ट साइड पे भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं वो वही हैं जो कि राइट इलेक्ट फोसा में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल में यहाँ पे अपेंडिसाइटिस आपने नहीं सोचनी लेफ्ट इलेक्ट फोसा में, ठीक है। आप जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोच सकते हैं क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब्स और जो होती हैं वो दोनों तरफ पे पाई जाती हैं ओवरीज, जबकि जो अपेंडिक्स होती है वो सिर्फ राइट इलेक्ट फोसा में होती है, यहाँ पे नहीं होती। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब हाइपोगैस्ट्रियम जो एरिया होता है वो अम्बिलिकस से नीचे वाला एरिया होता है। वो अब जो है वो ब्लैडर कोलिक, एक्यूट सिस्टाइटिस, ठीक है। अब जो डायग्नोसिस ऑफ पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम है, अब हमने देखना कि हाइपोगैस्ट्रियम में पहले मौजूद क्या चीज़ होती है। हाइपोगैस्ट्रियम में जो है वो ब्लैडर पाया जाता है। अब ब्लैडर में अगर स्टोन होगा उसे क्या कहेंगे, ब्लैडर कोलिक कहेंगे। अगर ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी उसे क्या कहेंगे, एक्यूट सिस्टाइटिस कहेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, हमने देखा कि राइट इलेक्ट फोसा में जो है वो कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, ओवरीज और फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होगी तो हम क्या कहेंगे, ओफ्राइटिस, और सल्पिंजाइटिस कहेंगे अगर फ्लोपियन ट्यूब में होगी। लेकिन यहाँ पे यूट्रस पाया जाता है, ठीक है। अब यूट्रस के होते हैं हिस्से, यूट्रस में सर्वेक्स भी होता है, वजाना भी होता है, एंडोमेट्रियम भी होता है। अगर एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन होगी तो एंडोमेट्रियाटिस कहेंगे, वजाना की होगी वेजिनाइटिस कहेंगे, और सर्वेक्स की होगी तो सर्विसाइटिस कहेंगे, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं माइकल्स डायवर्टिकुलम को, ठीक है। माइकल डायवर्टिकुलम बेसिकली क्या होता है, ये कंजेनिटल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और कंटेन्स गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक टिश्यूज, ठीक है।
अब इसकी जो है वो हम बात करेंगे अपीयरेंस के हवाले से। तो ये क्या है कि इसके फीचर्स ये है कि ये 2 इंचेस लॉन्ग होता है। इसको ना बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं मिस्टर टू यानी 2 नंबर। मिस्टर टू इस तरह से कहते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो भी 2 इंचेस लॉन्ग होता है, इसकी प्रेवलेंस वो भी 2% होती है। यानी दुनिया में अगर 1000 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में होगा। इसे कहते हैं 1000 में से जो निकाली जाती है उसे प्रेवलेंस कहते हैं, जो 100 में से निकाली जाए उसे परसेंटेज कहते हैं। और बच्चे की जो एज होगी वो भी 2 ईयर से कम होगी, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन होती है, साइड होती है 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन। यानी इलियोसिकल जो इलियम और सिकम के मिलने की जगह होती है उसे इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। उसके जो है ना 2 फीट अवे हो गए, यानी उसके 2 फीट के इर्द गिर्द के एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। अब जब एक बच्चा आपके पास आएगा तो आपका कैसे सोचोगे कि इस बच्चे में जो माइकल्स डायवर्टिकुलम है, एक तो उसकी एज जो है वो 2 साल होगी, 2 साल से कम होगी, ठीक है। उसमें जो है वो राइट इलिक फोसा में रिपीटेड पेन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पर रेक्टल जो ब्लीड होगी प्लस माइनस, उस रेक्टम से ना ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड प्रेजेंट विद यू एज लेस देन 2 years having repeated abdominal pain in right iliac fossa and repeated bleeding, rectal bleeding, तो वो हम डायग्नोस बनाएंगे माइकल्स डायवर्टिकुलम का, ठीक है। अब ये तो एग्जामिनेशन के हवाले से। अब जो एक डॉक्टर होगा या पेडियाट्रिशियन होगा, बेसिकली वो फिर एक टेस्ट जो लिखेगा तो वो उसे क्या कहते हैं कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन। अब रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन ये एक तरह की कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, और इसने बेसिकली करना क्या होता है, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक टिश्यूज इन एबनॉर्मल प्लेस। इससे मुराद ये है कि आम रूटीन में जो गैस्ट्रिक टिश्यू है वो स्टमक में होना चाहिए और पैंक्रियाटिक टिश्यू पैंक्रियाज में होना चाहिए। लेकिन जब हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो है स्कैन करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमें जो पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक टिश्यू है वो हमें मिल रहा होगा इलियम में, सिकम में, कोलोन में, असेंडिंग कोलोन में, सिग्माइड कोलोन वगैरह में, ठीक है। तो मतलब इसको वहां नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक एरिया में, ठीक है। और इसका जो इलाज होता है वो बेसिकली एक्सियन होता है, सर्जिकल एक्सियन, यानी कि सर्जरी करके इसको निकाला जाता है। अब ये है कि अगर ये जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि अगर ये आपके पास जो मिकल डायवर्टिकुलम हो गया है बच्चे में, और अगर उसको आप ट्रीट नहीं किया या ट्रीट किया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये ना बेसिकली इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो सकती है, उसके बाद परफोरेशन हो सकती है उसकी, तो इस तरह से ना यह भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और क्या इससे हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। वहां पे जो हमने ओल्ड एज लोगों में बात की थी वो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस था, ठीक है। उनमें जो है एज 50 साल से ज्यादा होती है और वो कंजेनिटल होता है, सॉरी एक्वायर्ड होता है, जबकि ये कंजेनिटल है, एज 2 साल से कम होगी, बच्चों में होगी, तो उसे डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। एंड इट मिमिक्स अपेंडिसाइटिस। मिमिक्स अपेंडिसाइटिस से मुराद ये है कि जब बच्चा आपके पास आएगा बज़ाहिरन आपको ऐसे लगेगा इस बच्चे में जो है वो अपेंडिक्स है। जब आप ऑपरेट करोगे, पेट को खोलोगे अपेंडिक्स निकालने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि ओहो ये तो अपेंडिक्स नहीं थी, ये था क्या था, मिकल्स डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलाइटिस, मतलब डायवर्टिकुलम की इन्फेक्शन हो चुका था। तो इसलिए 2 साल से कम बच्चों में आपने कभी भी अपेंडिक्स नहीं सोचना, बल्कि उससे मिलती जुलती एक चीज सोचनी है, जिसे क्या कहते हैं कि डायवर्टिकुलाइटिस या माइकल्स डायवर्टिकुलम डिजीज। थैंक यू सो मच।